हेलो फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ रहे थे और इसका पहला भाग मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। वहां पे मैंने नीति निर्देशक तत्वों के वर्गीकरण के बारे में बताया है और यहाँ पे अभी फिलहाल हम इसको ये देखेंगे कि क्रमबद्ध रूप से नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से कहाँ तक जमाया गया है और कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, तो ये क्रमबद्ध रूप से लिखा हुआ है और इसको हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप पिछला वीडियो पहले देखिए और उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले भाई एक बात जो मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हो प्लीज लाइक शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर यहाँ पे कि क्या क्या चीजें कौन कौन से अनुच्छेद में दी गई हैं। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है ना, संविधान के भाग 4, ठीक है, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया हुआ है। ठीक है, 36 से 51 तक में दिया हुआ है और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, देखिए आपको इसके लिए एक चीज बताता हूं मैं, जो संविधान निर्मात्री सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे सर BN राव, ठीक है, उन्होंने संविधान सभा में एक संस्तुति दी थी। वो संस्तुति ये थी, उन्होंने कहा था कि जो लोग हैं, जो भारत की जनता है, उनको 2 प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए। एक वो अधिकार जो न्यायोचित हो, है ना, और दूसरे वो अधिकार जो गैर न्यायोचित हो। न्यायोचित अधिकार में मौलिक अधिकार आता है, ठीक है, जिसको न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है, और गैर न्यायोचित अधिकार में नीति निर्देशक तत्व आते हैं जिनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। तो न्यायोचित अधिकार जो है वो भाग 3 में है। ठीक है, वो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के रूप में है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, जो कि व्यक्तियों के, भारत के नागरिकों के गैर न्यायोचित अधिकार हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है क्रमबद्ध रूप से। ठीक है, तो अनुच्छेद 36 में परिभाषा दिया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 36 में परिभाषा दिया हुआ है कि नीति निर्देशक तत्व किसको बोलेंगे। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद 37, ठीक है, तो अनुच्छेद 37 में देखिए, इसमें आपको 2 चीज बता रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है कि नीति निर्देशक तत्व कहां कहां पे लागू होंगे, ठीक है, किस क्षेत्र में लागू होंगे। तो यहाँ पे राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, राज्य की परिभाषा वही है जो मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी जाती है। राज्य मतलब होता है कि भारत और उसका, भारत संघ और उसका क्षेत्र, उसके क्षेत्र में व्यवस्थित कोई भी संवैधानिक बॉडी, कानूनी बॉडी, ठीक है, गैर संवैधानिक प्राइवेट बॉडी, ये सभी जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल्स वगैरह हो गया या कोई इंस्टीट्यूट हो गया जिसने कहना चाहिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, तो वो संविधान के अंडर आ जाएगा। तो वो सभी राज्य के क्षेत्र में आते हैं और उन सभी पे ये लागू होता है, लेकिन शर्त यही है कि आप केस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दिया हुआ है यहाँ पे अनुच्छेद 37 में। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 38। तो अनुच्छेद 38 के लिए वही है, कल मैं जो आप लोग को बताया था उनको शॉर्ट में लिखा हुआ हूं मैं। ठीक है, तो आप पिछला वीडियोस बहुत अच्छे से देख लीजिए, है ना, और वहां पे डिटेल में पूरा बताया हूं, पूरा समझाया हूं मैं, और यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में लिखा हूं मैं आपको क्रमबद्ध रूप से बताने के लिए। ठीक, तो अनुच्छेद 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, जिससे लोगों को सामाजिक, आर्थिक न्याय, स्वतंत्रता, ये सब जो है वो प्राप्त हो सके, वो अनुच्छेद 38 के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद 39 में निशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन और धन के समान वितरण की व्यवस्था है। अनुच्छेद 39 जो है, अनुच्छेद 39 क, ख और ग के रूप में है, जिसको मैं समराइज करके यहाँ पे एक ही पॉइंट में लिख दिया हूं, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में ये कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो ग्राम पंचायत को गठित करके स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 के अनुसार। अनुच्छेद 41 के अनुसार कुछ दशाओं में कार्य शिक्षा एक काम है। ठीक है, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।
ठीक है, तो ये व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन आपको नहीं मिलेगा तो आप केस नहीं कर सकते इस पे। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 42 कहता है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं और प्रसूति सहायता का उपबंध। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको मनरेगा का एग्जांपल दिया हुआ है पिछले वीडियो में, आप इसको देखिए, बहुत अच्छे से मैंने वहां पे बताया है। ठीक है, तो आप उसको देखिए और समझिए कि कौन सा जो अनुच्छेद है वो किस प्रकार के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। ठीक है, अब उसके बाद अनुच्छेद 43 कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। ठीक है, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने का जो उपबंध है वो अनुच्छेद 43 में है। अनुच्छेद 44 कहता है समान सिविल संहिता, है ना, पूरे देश के लिए समान कानून लागू करना। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करना। इसको मैं बताया था कि 86वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा इसे अनुच्छेद 21A में डाल दिया गया है और ये वर्तमान में अभी मौलिक अधिकार के रूप में है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आप लोग को। अनुच्छेद 46 कहता है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व समाज के अन्य दुर्बल वर्ग जो हैं उनकी शिक्षा और अन्य आर्थिक हितों का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। इसी के बेस पे आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, इसी के आधार पे, मतलब ये जो अनुच्छेद 46 है ना, यही आरक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराता है। ठीक है, मतलब कहना चाहिए कि जैसे किसी को आरक्षण नहीं मिल रहा है ना, तो उसको ये नीति निर्देशक तत्व में आता है, वो उस पर केस नहीं कर पाएगा कि मेरे को आरक्षण नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है अनुच्छेद 47। तो ये अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य के दायित्व को ये बताता है। अनुच्छेद 48 को आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, कृषि व पशुपालन के संगठन से संबंधित है। इसके अलावा वन और वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 48 के अनुसार के हिसाब से ही, अनुच्छेद 48 के द्वारा जो गाइडलाइन दिया जाता है उसी के द्वारा ही जितने हमको राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य वगैरह दिखाई देते हैं वो इसी अनुच्छेद के कारण है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 49 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों व स्थानों को संरक्षित करना। ठीक है, तो जो ऐतिहासिक भवन जो होते हैं उनको संरक्षण जो किया जाता है भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा, ठीक है, वो इसी के द्वारा है ना। इसके बाद है अनुच्छेद 50 कहता है न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र करना या अलग रखना। ठीक है, और अनुच्छेद 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देना। तो ये तो हो गया नीति निर्देशक तत्वों का क्रमबद्ध विवरण, और इसको आपको ध्यान में रखना है। कल के वीडियो मतलब पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को सीधे सीधे बता दिया है कि कितने प्रकार के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, उनको किस कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। तो वो वीडियो बहुत डिटेल से है, और आज तो ये सिर्फ एक आपको क्रम बताने के लिए इसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आई होप तो आपको ये अच्छा लगा होगा। तो देखते हैं मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार में क्या अंतर है? तो सबसे पहला अंतर तो आपको ये याद रखना है कि मूल अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। ठीक है, संविधान के भाग 3, ये 3 है ना, 3 ठो आई है ना, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। ठीक है, इसके बाद और अंतर यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो मूल अधिकार जो होते हैं ये नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। नकारात्मक प्रवृत्ति के मतलब ये राज्य को कुछ काम करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक वर्क करने के लिए मना करते हैं। जैसे कि राज्य जो है व्यक्तियों की जीने की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकता, राज्य जो है क्या कहना चाहिए, व्यक्तियों के बोलने की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकता। ठीक है, ऐसा है ना। तो ये नकारात्मक होते हैं और राज्य को कुछ कार्य करने के लिए रोकते हैं। ठीक, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है ना वो सकारात्मक होते हैं। ठीक है, और ये राज्य को कुछ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जैसे कि राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, राज्य लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा, राज्य लोक स्वास्थ्य में सुधार करेगा। ठीक है, तो ये जो है वो सकारात्मक होते हैं नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद मूल अधिकार जो होते हैं ये न्यायोचित होते हैं। न्यायोचित होने का मतलब ये है
कि अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति न्यायालय जा सकता है और न्यायालय मूल अधिकार को लागू करवाएगा। तो न्यायोचित होने का मतलब यही है कि मूल अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है, जबकि नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित होते हैं, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है और नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए न्यायालय का शरण नहीं लिया जा सकता, न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। ठीक है, इसके बाद मूल अधिकार का उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। ठीक है, मूल अधिकार का उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना मूल अधिकार का उद्देश्य है। वहीं पे नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये तो हम कल ही देखे, मतलब पिछले वीडियो में ही देखे थे। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना जो है वो नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व कानूनी रूप से मान्य नहीं है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व कानूनी रूप से मान्य नहीं है, इन्हें नैतिक व राजनीतिक मान्यता है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व कहाँ पे देखने को मिल जाते हैं? नीति निर्देशक तत्व हमको जो पोस्टर पॉम्पलेट बनता है ना किसी राजनीतिक पार्टी का चुनाव के समय में, कि जीतने के बाद हम ये कराएंगे, नाली बनवाएंगे, ये बनवाएंगे, जो भी दिखाई देता है वही नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन है, मान के चलिए, और वही नीति निर्देशक तत्व है, उन्हीं के हिसाब से कानून बनाएंगे बोला जाता है। ठीक है, तो इन्हें नैतिक मान्यता है, कानूनी मान्यता नहीं है नीति निर्देशक तत्व को, और राजनीतिक मान्यता है, वही पोस्टर पॉम्पलेट में दिखाई देता है। ठीक है, मूल अधिकार जो होते हैं वो व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, अर्थात ये व्यक्तिगत होते हैं। देखिए, मूल अधिकार आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको जीने की स्वतंत्रता है, तो ये आपका व्यक्तिगत हुआ। ठीक है, तो मूल अधिकार जो होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं, पर्सनल होते हैं। ठीक है, और ये पर्सनल क्या बोलना चाहिए, वेलफेयर, पर्सनल वेलफेयर को ये स्टिमुलेट करते हैं, पर्सनल वेलफेयर को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं ना, ये सामुदायिक कल्याण, मतलब पूरे समाज के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, और इसीलिए नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो समाजवादी होते हैं। अब जैसे लोक स्वास्थ्य की वृद्धि करने में किसी एक का स्वास्थ्य तो नहीं होगा ना, तो पूरे समाज का, पूरे उस मोहल्ले का या पूरे उस गांव का होगा। ठीक है, तो ये सामुदायिक होते हैं और सामाजिक, समाजवादी नेचर के होते हैं। ठीक है, मूल अधिकार को लागू करने के लिए विधान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप ही लागू होते हैं। मूल अधिकार स्वतः लागू होते हैं, उनको लागू करने के लिए कोई विधान बनाने की जरूरत नहीं होती, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता होती है। जैसे लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि के लिए विधान बनाया जाता है, जिसमें से एक अभी आयुष्मान भारत योजना, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे से चल रहा है बोलना चाहिए, तो वो लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि के लिए बनाया गया एक नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन है। ठीक है, इसी तरीके से नीति निर्देशक तत्व को क्रियान्वित करने के लिए और अलग अलग विधान बनाने की आवश्यकता होती है, जबकि मूल अधिकारों के लिए ऐसा कोई विधान बनाने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये तो हो गया मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। ठीक है, अब देखते हैं कि इनका क्रियान्वयन कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसके क्रियान्वयन के लिए सरकार को योजना बनानी पड़ती है। ठीक है, और बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं। ठीक है, जिनका और अलग अलग राज्य में जो चलता है वो अलग है। ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार का ही मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी योजनाएं हैं, और अगर उन सभी योजनाओं को मैं यहाँ पे बताते रहूँ ना तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा, 3-4 घंटे का वीडियो बन जाएगा, बल्कि और ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो मैं बहुत सारे अधिनियम को नहीं लिखा हूँ, बहुत सारी योजनाओं को नहीं लिखा हूँ। ठीक है, कुछ योजनाएं को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, कुछ योजनाओं को मैं बोल दूंगा, आप उनको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे किया जाता है। जैसे कि आप लोग को पता है कि योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सबसे पहले 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, योजना आयोग जो है पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जितनी योजनाओं को क्रियान्वित करती थी। ठीक है, अब उसमें से बहुत सारी योजनाएं जो है वो नीति निर्देशक तत्वों के होते थे। ठीक है, तो उन योजनाओं के लिए भी योजना आयोग जो है वो कार्य करता था, लेकिन 1915 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया और उसकी जगह पे नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये उसका फुल फॉर्म है। तो उसके बाद भी बहुत सारी योजनाएं अभी चल रही हैं, जिसमें से कुछ जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, तो ये जो है जो कुटीर उद्योग और मजदूरों की मजदूरी वाला जो डीपीएसपी है उसके क्रियान्वयन के लिए इसको बनाया गया था।
प्रसूति सुविधा अधिनियम, ये भी हम लोग देख लिए, डीपीएसपी में दिया हुआ है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, समान कार्य के लिए समान वेतन, तो महिला जो कर्मचारी है उसको पुरुष कर्मचारी के बराबर ही वेतन दिया जाए, इसलिए इसको लागू किया गया था। विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण क्यों लागू किया गया था? ताकि लोगों को न्याय मिल सके, है ना, समान रूप से न्याय मिल सके। इसके अलावा लोक अदालत का गठन किया गया था। देखिए एक चीज याद रखिएगा, लोक अदालत जो होता है ना वो संवैधानिक फोरम है, ठीक है, असंवैधानिक या फिर गैर संवैधानिक नहीं है, ठीक है। लोक अदालत संवैधानिक फोरम है। और एक चीज और याद रखिएगा कि लोक अदालत का जो फैसला होता है ना वो मान्य होता है, जो सामान्य अदालत होते हैं उसके जैसा ही मान्य होता है। इसके अलावा एक चीज याद रखिएगा कि लोक अदालत का जो फैसला होता है उसके खिलाफ कहीं पे अपील नहीं की जा सकती, ठीक है। वो फैसला आपको मानना ही पड़ेगा, लोक अदालत का फैसला, उसके खिलाफ आप कहीं पे अपील नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखना। इसके अलावा सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में, जिसमें बहुत सारी चीजें सामुदायिक विकास में, जैसे नल किसी तालाब में, किसी गांव में तालाब खुदवाना, ठीक है, सामुदायिक निस्तारी की व्यवस्था करना, ये सब चीजें यहाँ पे आ जाती थी। इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं, कुछ योजनाएं मैं आपको बताता हूं। जैसे इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग विभाग की स्थापना की गई, ठीक है। खादी ग्रामोद्योग विभाग की स्थापना की गई, जिसके द्वारा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो वो भी नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन का ही एक चीज है, ठीक है। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1976, ये सब जो आया वो नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए ही लाया गया है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं, ठीक है। उन योजनाओं को मतलब योजनाओं को ही अगर हम यहाँ पे देखते रहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अधिकांश जो योजनाएं बनती हैं सरकार की वो नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए ही बनाई जाती है। चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो या महतारी जतन योजना हो छत्तीसगढ़ राज्य का, या फिर जननी सुरक्षा योजना हो, या फिर क्या बोलना चाहिए, वृद्धा पेंशन योजना हो, ठीक है, इंदिरा आवास योजना हो या अटल आवास योजना, ये सभी जो है, ठीक है, अटल आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना जो भी अभी चल रहा है, ठीक है, तो ये सभी जो योजनाएं हैं ये नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए ही लाई जाती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है दोस्तों। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे वीडियोस को। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।